हाय एवरीवन, माय नेम इज अंशुल गुप्ता। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये जो हम सीरीज ऑफ वीडियोस जो हम लोग कर रहे हैं, इसके अंदर हम हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी से उठाते हैं और वहाँ से उसका फुल स्पीड से हम लोग रिविजन करते हैं, जिसमें कि उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको पेपर में लिखने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन करके चलता हूँ। ऑलराइट, okay, so without wasting any time, let us start with the chapter. All right, nature and significance of management. ये चैप्टर हम लोग आज शुरू करेंगे। दिस इज फ्रॉम बुक 1। ओके, सेकेंड बुक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल राइट, देखिए काफ़ी चीज़ें एनसीईआरटी में ऐसी लिखी रहती हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब जैसे ये वाला पेज है, इसके अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं बहुत ज़्यादा ध्यान देने का, तो इसमें हम लोगों ने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया है। ओके, बिकॉज हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम लोगों को करना है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। यहां पर भी ज्यादा कुछ नहीं पढ़ने का। ऑल राइट, यहां पर आ जाते हैं। भाई मैनेजमेंट होता क्या है, ये ऊपर जो डेफिनेशन है ये आप जरूर देख लेना। इसमें से कोई भी एक डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected items. अभी थोड़ी सी आपको हैवी लग रही होगी, आगे चल के हम और चीज़ें पढ़ते हैं, फिर हम दोबारा इसके ऊपर आ जाएंगे। ओके, मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो, ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो या बड़ी हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो। प्रॉफिट मेकिंग जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, नॉन प्रॉफिट मेकिंग जैसे कि कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। सर्विस देने वाली हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं, हो सकता है मेरी कोई फैक्ट्री होती तो मैं मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी होता। मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं और सब चीजें एक चीज दूसरी चीज से कहीं ना कहीं रिलेटेड होती है। ऑलराइट, ओके, मैनेजमेंट को ये देखना पड़ता है कि जो भी टास्क है, जो भी काम है, वो कंप्लीट हो रहे हैं एंड द गोल्स आर अचीव्ड। भाई जो भी काम है वो पूरा होना चाहिए, जो भी गोल्स हैं वो अचीव होने चाहिए, यानी कि इफेक्टिव तरीके से काम होना चाहिए। प्लस विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कम से कम कॉस्ट में होना चाहिए, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। देखो ये दो अलग अलग शब्द हैं। पहली बात तो ये कि काम पूरा होना चाहिए, काम जो है आपने जो शुरू किया है वो कंप्लीट करना है आपने, दैट इज इफेक्टिवनेस, कि आप इफेक्टिव हो, अपने काम करके दिखाया है। सेकेंड होता है कि वो कम से कम टाइम में कम से कम पैसे के साथ करना चाहिए। तो 2 दिन वाला काम तुमने 6 दिन में किया और सपोज कोई काम 10,000 रुपये में हो जाना चाहिए था, तुमने वो काम 20,000 रुपये में किया, तो क्या किया? क्या फायदा ऐसे काम करने का जिसमें आप टाइम भी बहुत ज्यादा लगा रहे हो, पैसे भी बहुत ज्यादा लगा रहे हो? तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं हो। तो काम जो है आपको इफेक्टिव तरीके से करना है, प्लस एफिशिएंट तरीके से करना है, पूरा भी करना है और ढंग से पूरा करना है। मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। देखो, आपके पास एक टीम है, एक ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो सब लोगों से काम करवाना है आपने, विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें गोल्स अचीव करने हैं और इफेक्टिवली और एफिशिएंट तरीके से वो अचीव करने हैं। ऑल राइट, प्रोसेस क्या होता है अब ये देख लेते हैं। प्रोसेस मीन्स द प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। भाई मैनेजमेंट जो है काम कराने के लिए जो भी एक्टिविटीज को फॉलो करती हैं उसे बोलते हैं प्रोसेस। These functions are POSDC, that is planning, organizing, staffing, directing and controlling. तो ये जो है ये 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, जिन्हें हम अभी आगे चलकर डिस्कस करेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इनके ऊपर इंडिविजुअली एक एक अलग अलग चैप्टर भी है, आपको पता ही है। उन चैप्टर्स में इनके बारे में बहुत डिटेल में बातचीत की गई है। ऑल राइट, अब यहां पर क्या लिखा है? इफेक्टिवनेस। Effectiveness is completing the activities and achieving the goals. It is only concerned with the end result. कि भैया आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, ये बस ये पूछता है। कैसे हुआ, कितने टाइम में हुआ, कितने रिसोर्सेज के साथ हुआ, उसे ऐसे कोई मतलब नहीं है। एफिशिएंसी मीन्स काम को ठीक तरीके से करना और मिनिमम कॉस्ट के साथ करना। मतलब काम पूरा भी करना है और आपको कम से कम कॉस्ट के साथ कम से कम टाइम इन्वॉल्व करके करना है। ठीक है, तो एफिशिएंसी भी बहुत जरूरी है। ओके, इट इज, अब यहां पर है एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। इट इज ईजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी। भाई सिंपल सी बात है,
काम पूरा तो कोई भी कर देगा, 2 दिन का काम आप 10 दिन में तो कोई भी पूरा कर देगा। तो इफेक्टिव होना आसान है, बट एफिशिएंसी के साथ उस काम को करना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, 2 दिन का काम 2 दिन में खत्म करना या 1.5 दिन में खत्म करना वो मुश्किल है। आगे चलते हैं, कुछ यहाँ लिखे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, बड़े कॉमन बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी है, मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में बना के लिखने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। याद करने के लिए तो ये हेडिंग्स याद हैं तो आप आंसर फ्रेम कर लोगे। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, जो भी गोल्स हैं वो सिंपल होने चाहिए और क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए, मतलब सिंपल भाषा में क्लियरली लिखाओ भैया ये गोल है हमारा और यहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। ठीक है, बहुत ही कैसे कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए कि भाई किसी को समझ ही नहीं आ रहा गोल क्या है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट गोल्स। जैसे कि कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका गोल हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा सेल करूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। अगर कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका गोल है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करूँ। ठीक है, तो मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं, तो मैनेजमेंट उन सब के गोल्स को यूनाइट करके ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स की तरफ उसे डायरेक्ट कर देती है। ओके, सेकेंड इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब है कि ये हर जगह है, मैनेजमेंट हर जगह है। जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है मैनेजमेंट में वो कॉमन है सभी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे सोशल हो या फिर पॉलिटिकल हो। ठीक है, जैसे कि एक पेट्रोल पंप है उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा, कोई स्कूल है तो उसे भी मैनेज करना पड़ेगा, कोई हॉस्पिटल है तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। कुल मिला के मैनेजमेंट हर जगह चाहिए, हर जगह। कोई पॉलिटिशियन है, उसकी पार्टी, उसको भी अपने हिसाब से मैनेजमेंट करनी है, किसको क्या काम देना है, क्या काम नहीं देना है, किस टाइम फ्रेम में क्या काम पूरा हो जाना चाहिए। सिमिलरली कोई स्कूल है तो वो भी मैनेज करता है कितनी टीचर्स रखनी है, कितनी क्लासरूम्स रखने हैं, कौन से स्पोर्ट्स हमें अपने स्कूल में इंक्लूड करने हैं अपने करिकुलम में। सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो मैनेजमेंट तो हर जगह होगी ही होगी। तीसरा पॉइंट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। पहली बात तो मैनेजमेंट एट वर्क। मैनेजमेंट एट वर्क में क्या होगा कि आपको क्या होगा, जो भी वर्क है, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम है उसको वो कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ गोल्स, कि भैया आपका ये गोल है, आपने ये गोल अचीव करना है। ठीक है, ये तो होगी काम की मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ के लोग हैं, जो लोग एम्प्लॉयड हैं, जो काम कर रहे हैं, वो उसका ग्रेटेस्ट एसेट है। भाई लोगों से मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बनती है। तो अब रिलायंस कंपनी है, उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब वो वहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनके पास बहुत ज़बरदस्त नॉलेज, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, बहुत तेज़ दिमाग है। तो वो जो लोग वहाँ बैठे हैं वो उस कंपनी के ग्रेटेस्ट एसेट हैं। ओके, अब लोगों से काम करवाना एक मैनेजर के लिए बहुत बड़ा टास्क है। लोगों से काम करवाना, एक मैनेजर, एक टीम है, उस मैनेजर के नीचे 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों से काम करवाना कि वो काम टाइम पे करके दें, सही काम करके दें, लगन से काम करें, वो भी एक तरह से लोगों की मैनेजमेंट भी एक, मतलब उसमें भी मैनेजमेंट चाहिए आपको काम भी मैनेज करना आना चाहिए, प्लस आपको लोग भी मैनेज करने आने चाहिए कि किसको क्या काम देना है। हो सकता है ये आदमी इस लेवल का ही काम कर सकता है और जो ये वाला आदमी है वो इस लेवल का काम कर लेगा, तो आपको वो भी मैनेज करना है किस आदमी को क्या काम देना है। इट implies dealing with employees as individuals, and number 2, it also means dealing with individuals as a group of people. All right. Third thing is management of operations. देखो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है सब एक तरह से ये चीज़ लिंक्ड है, किससे? पीपल से भी और वर्क से भी। देखो लोग हैं वही तो काम करेंगे, तो आपस में उनकी लिंकिंग कर दी यहाँ पर कि आपको उस चीज़ को भी अच्छे से मैनेज करके चलना है। Next is management is a continuous process. Management is a series of continuous but separate functions. देखो ये जो functions है मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब सेपरेट फंक्शंस है। प्लानिंग अलग चीज़ है, ऑर्गेनाइजिंग अलग चीज़ है, स्टाफिंग अलग चीज़ है, डायरेक्टिंग अलग चीज़ है, कंट्रोलिंग अलग चीज़ है, बट ये सब कंटिन्यूसली होते रहते हैं। भाई प्लानिंग भी साथ साथ चल रही है, किसी नए प्रोजेक्ट की, किसी नई चीज़ को लेके, कोई नई टेक्नोलॉजी को लेके प्लानिंग चलती रहती है, ऑर्गेनाइजिंग साथ साथ चलती रहती है, डायरेक्टिंग साथ साथ चलती रहती है, स्टाफिंग साथ साथ चलती रहती है। भी लगातार कंपनीज में रिक्रूटमेंट होती रहती है, लोग आते रहते हैं, लोग छोड़ के भी जाते रहते हैं।
तो कुल मिलाकर ये सब चीज़ें हमारी पैरेलली चलती रहती हैं। तो इसलिए कहा गया है मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस, लगातार हो रहे हैं बट सेपरेट फंक्शंस। ठीक है, ऑलराइट। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो हर एक मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसका एक अपना अलग पर्पस होता है, अपना एक अलग गोल होता है ज्वाइन करने का, बट वो सभी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का जो एक कॉमन गोल होता है, उस कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो सब लोग काम करते हैं। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करती है, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फैक्टर्स, और वो हमेशा बदलते रहते हैं। इकोनॉमी हमेशा बदलती रहती है। कोरोना आया तो इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई, फिर इकोनॉमी काफ़ी ऊपर आ गई, तो वो ऊपर नीचे होती रहती है। पॉलिटिकल फैक्टर्स भी, कभी कोई गवर्नमेंट है, कभी कोई गवर्नमेंट है। सोशल कंसर्न्स भी मतलब बदलते रहते हैं। तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को अडेप्ट करना चाहिए जो भी डायनामिक एक्टिविटीज़ है उनके हिसाब से। ओके, हेंस मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। इट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते कि भाई आप देख के छू लो हाँ ये मैनेजमेंट है, आप लेकिन उसका प्रेजेंस को फील कर सकते हो। मतलब आप किसी ऑफिस में घुसे, आप किसी कंपनी में गए, आपने देखा काम बड़े सिस्टम से हो रहा है, सो यू विल से यार यहाँ पे मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सब कुछ मैनेज कर रखा है और काम बहुत अच्छे से होता है। ओके, तो ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एज अ ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? पहली बात है भैया सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स हम किसी तरीके से मार्केट में टिक जाएं। मतलब कि भाई हमारे एक तरह से इतने रेवेन्यू आ जाए कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए, हमारी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए, बस एक बार हम टिक तो जाए मार्केट में, एक बार पैर तो जमा लें। नेक्स्ट कम्स प्रॉफिट। देखो सिर्फ सर्वाइवल के लिए कोई भी इंसान धंधा शुरू नहीं करता। प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी कॉस्ट, अपने जो रिस्क हैं, कल को कोई रिस्क हो गया, कल को कोई नुकसान है, उसके लिए आप उसको कवर कर पाओ, उसके लिए प्रॉफिट बहुत ज़रूरी है। प्लस आपका, अगर आपका मेन पर्पज़ ये है कि हम भाई प्रॉफिट कमाने आए हैं तो प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रोथ। देखो ग्रोथ सबको चाहिए। आप एक लेवल पे आ गए, आप सपोज आपने कोई फैक्ट्री लगाई और आप साल का 1 करोड़ रुपए कमा रहे हो। अब 1 करोड़ रुपए कम तो होता नहीं, बट ग्रोथ किसको बुरी लगती है? हर इंसान चाहता है कि मुझे ग्रोथ मिले और मिलनी भी चाहिए। तो वो चाहता है मैं 1 करोड़ से 2 कर लूँ, 2 से 4 कर लूँ, 4 से 6 कर लूँ। तो एक तरह से ग्रोथ आप मेजर कैसे करते हो? सेल्स वॉल्यूम। आपकी सेल कितनी हुई पूरे साल में? सपोज इस साल मैंने 5 करोड़ का माल बेचा, अगले साल मैंने 10 का बेचा, फिर 20 का बेचा, इसका मतलब मेरी सेल बहुत अच्छी हो रही है। तो सेल्स वॉल्यूम से भी आप ग्रोथ पता लगा सकते हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय से भी ग्रोथ पता लगती है। अगर आज मेरी फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं और कल 200 वर्कर काम करते हैं तो उससे मेरी ग्रोथ का पता चलता है। नेक्स्ट कम्स सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखो ऑर्गेनाइजेशन को जो है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी उसको बहुत कुछ करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन की बहुत सारी सोशल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो उसे पूरी करनी है, जैसे कि क्रिएटिंग वैल्यू फॉर वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोसाइटी। भाई उसको जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स लगाने चाहिए प्रोडक्शन के लिए, इको फ्रेंडली मेथड्स उसको यूज़ करने चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करने चाहिए किसी भी कंपनी को। जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं, जो सोसाइटी में जो थोड़े गरीब लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए, उन्हें नौकरी देनी चाहिए, उनके बच्चों की पढ़ाई करा दो आप फ्री में, उन्हें कुछ इंसेंटिव्स दे दो, तो उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटी दे दो। तो ये कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के। हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो हर एक एम्प्लॉय की फाइनेंशियल नीड्स तो हैं ही, जैसे कि उसको सैलरी मिले, कुछ इंसेंटिव मिले, वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो बोनस मिले उसको, बट उसकी कुछ सोशल नीड्स भी हैं। सोशल नीड्स का मतलब उसको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए अपनी जॉब में, अपनी वर्क प्लेस में, उसको लोग पहचाने, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये भी हर इंसान को चाहिए होता है कि मुझे रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग मेरे काम की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, ये भी उसे चाहिए।
तो मैनेजमेंट को इन गोल्स के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे होता है ना कंपनीज में, कई जगह मेजॉरिटी कंपनीज में होता है एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड, बेस्ट सेल्स पर्सन अवार्ड, इस तरह के वो करके, ताकि आप किसी के अच्छे काम के लिए उसे उसकी तारीफ करें। ओके, नेक्स्ट कम्स इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, देखो मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअल इंसान के गोल्स के लिए काम नहीं करती। ठीक है, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स के लिए काम करती है। जो पूरे ग्रुप के एज अ होल गोल्स हैं, मैनेजमेंट उसको मदद करती है अचीव करने में। मैनेजमेंट से एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, आपके खर्चे कम हो जाते हैं अगर सब चीज़ अच्छे से मैनेज है तो। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स पीपल टू अडेप्ट टू द चेंजेस विच आर हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी मदद करती है, मोटिवेशन मिलती है इससे, लीडरशिप मिलती है, एंड विच हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू डेवलप अ टीम स्पिरिट एंड कोऑपरेशन। वो आपस में एज अ टीम काम करते हैं और कोऑपरेट करके अपना सारा काम कर लेते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो आप एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाओगे, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, आप नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आप जो है सोसाइटी की को भी डेवलप कर रहे हो, सोसाइटी को भी बेनिफिट कर रहे हो। ऑल राइट, नेक्स्ट कम्स नेचर ऑफ मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके अंदर आपको सीधा इस पे आ जाओ, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट मतलब कला। ठीक है, मैनेजमेंट एक कला है। ऑल राइट, ज्यादा बड़ा हो गया, इतना ही ठीक है। सो आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। यानी कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका आप एप्लीकेशन लगा रहे हो ताकि आपको मन चाहे रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएं। ठीक है, बेसिक फीचर्स ऑफ आर्ट। आर्ट के बेसिक फीचर्स की बात कर रहे हैं, अभी हम मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे, ओनली आर्ट के बेसिक फीचर्स। इसका निमोनिक है EPB। ठीक है, EPB मीन्स ई से हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो आर्ट में क्या होता है, किसी भी आर्ट को उठा लो तो पहले से कोई थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। जो पहले के टाइम के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स डिराइव किए होते हैं। ठीक है, विच आर एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट। ऑलराइट, यानी कि जो पहले के जो एक्सपर्ट्स थे पहले टाइम के, उन्होंने कुछ अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में कुछ सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं जिनके बेस पर ही आप कोई आर्ट फॉर्म को एक्सरसाइज करते हो। ओके, तो बेसिकली आर्ट का फीचर है कि आर्ट में कहीं मतलब कोई ना कोई थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है। सेकंड इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। भाई थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट तो करती है, बट कौन उस नॉलेज को कैसे यूज करता है, दिस वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है कि आप उस बेसिक नॉलेज को कैसे यूज करते हो। ओके, जैसे कि दो डांसर्स हैं तो डांस उन दोनों ने सेम सीखा है। सपोज दो लोगों ने कथक सीख लिया, तो अब डांस तो उन्होंने सेम सीखा है, बट किसी का थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा, किसी का थोड़ा कम अच्छा होगा, तो आप उसे यूज कैसे करते हो, सीखते कैसे हो, ये आपके ऊपर है। थर्ड इज इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल एंड आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। भाई नॉलेज तो पहले से है, बट आप उसे कितने क्रिएटिव तरीके से आप इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर वो बेस्ड है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट। भी क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, सिंस इट सैटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब ऊपर 3 क्राइटेरिया बताए थे। पहला तो था आपका थियोरेटिकल नॉलेज, दूसरा था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, तीसरा हो गया बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट उससे रिलेट करता है या नहीं। पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। मैनेजमेंट में भी देयर इज अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल। मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट उठा लो, उसमें बहुत लिटरेचर है। फाइनेंस में है, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी HR में बहुत मटेरियल अवेलेबल है। देयरफॉर भाई थ्योरेटिकल नॉलेज तो यहां पर भी एग्जिस्ट करती है, आर्ट में एग्जिस्ट करती है, तो भैया यहां पर भी करती है, हम उससे पीछे नहीं है। दूसरा, मैनेजमेंट की बहुत सारी थ्योरीज हैं, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी थ्योरीज बना रखी हैं। मैनेजर इन थ्योरीज को अप्लाई करता है अपने ओन यूनिक तरीके से। ठीक है,
मैनेजमेंट अपने खुद के यूनिक तरीके से इन थ्योरीज को अप्लाई करता है और फिर अपना काम करके चलता है, फिर अपनी चीज़ों को मैनेज करता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि आपका यहाँ पर पर्सनलाइज एप्लीकेशन था, तो भैया मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज एप्लीकेशन है, हम भी आर्ट के जैसे ही हैं। तीसरा पॉइंट है, मैनेजमेंट अपने स्किल्स और अपनी पर्सनलाइज नॉलेज के हिसाब से उसे अप्लाई करता है, मतलब अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से वो सिचुएशन को देखते हुए एक्शन लेता है। ओके, देयरफॉर ये तीनों ही चीजें कवर होती हैं। एक तरह से मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं ये पूरी तरह से एक आर्ट ही है। ओके, मैनेजमेंट को हम बोल सकते हैं कि ये पूरी तरह से एक आर्ट ही है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब हम चेक कर रहे हैं क्या मैनेजमेंट साइंस भी है कि नहीं, क्या उसे बोल सकते हैं साइंस। अब इसके लिए पहले समझना पड़ेगा साइंस क्या होता है। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि एक्सप्लेन करता है कुछ जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। बेसिक फीचर्स क्या है साइंस के, वो देख लेते हैं। SPU, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो दे आर बेस्ड अपॉन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे न्यूटन का था ना, वो उसके सर पे एप्पल गिरा तो उसने सोचा क्यों गिरा, तो तब उसने रिसर्च करी तो एक लॉ बन गया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर इसके प्रिंसिपल्स बेस्ड हैं। सेकेंड थिंग, प्रिंसिपल्स जो हैं साइंस के आप सबने करे होंगे, जैसे कि स्कूल में आपने केमिस्ट्री में लैब्स में जाके एक्सपेरिमेंट करते थे, तो जो भी प्रिंसिपल्स हैं, फॉर्मूले हैं, वो सब लैब एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तीसरा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। भाई अगर इंडिया के अंदर एप्पल गिरता है और ग्रेविटी होती है तो वो कहीं और भी है, यूएस में भी है। तो साइंस के प्रिंसिपल्स का यूनिवर्सली सेम एप्लीकेशन होता है, प्रोवाइडेड सेम सिचुएशन में है। अब आप कहोगे सर स्पेस में तो ग्रेविटी काम नहीं करती, तो स्पेस की बात हो रही है, अभी हम लैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, लैंड पे तो मतलब काम करती है ना। तो साइंस के प्रिंसिपल्स का यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। अब देखते हैं, बेस्ड ऑन द अबव फीचर्स वी कैन से दैट मैनेजमेंट हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, ओनली सम। आर्ट के केस में ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बट साइंस के केस में ओनली सम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिर्फ कुछ। टोटल 3 थे, अब देखते हैं 3 में से कौन से ये सेटिस्फाई करता है, कौन से नहीं। मैनेजमेंट हैज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज इट्स ओन थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, मैनेजमेंट के अपने खुद के थ्योरी और प्रिंसिपल्स हैं और वो भी एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो पहली चीज तो ये सेटिस्फाई कर दी इन्होंने। सेकेंड थिंग इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। ये भी ये कह रहे हैं एक्सपेरिमेंटेशन, ये भी कह रहा है एक्सपेरिमेंटेशन के हिसाब से वो हैं। एंड मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एन इनएग्जैक्ट साइंस। ठीक है, अब उसको इनएग्जैक्ट क्यों बोलते हैं, मतलब एग्जैक्ट क्यों नहीं बोलते। हाउएवर सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स, मैनेजमेंट जो है लोगों से डील करती है और ह्यूमन बिहेवियर भी आएगा उसमें। देयरफॉर जो आउटकम होंगे दे आर नॉट केपेबल ऑफ बीइंग एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। भाई मैनेजमेंट में ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू काम होता है सारा, तो जो भी आउटकम्स निकल के आते हैं वो आप उसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से मैनेजमेंट को बोलते हैं इन एग्जैक्ट साइंस। ठीक है, एग्जैक्ट साइंस नहीं बोलते, इन एग्जैक्ट साइंस। ऑलराइट, तो बेसिकली मैनेजमेंट, ये तो बात बिल्कुल तय है कि इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बट साथ में ये भी लिख देना इट इज इन एग्जैक्ट साइंस। और क्यों, वो हमने पढ़ लिया है, पेपर में पूछ सकते हैं ये। नेक्स्ट कम्स, सिंस द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट they are not universal, they have to be modified according to a given situation. साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। अगर किसी कंपनी में कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल फॉलो किया गया तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरी कंपनी में सिमिलर सिचुएशंस में वही प्रिंसिपल फॉलो किया जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। देयरफॉर इस जगह पर आकर मैनेजमेंट और साइंस में क्लैश हो गया। गेटिंग माई पॉइंट। 3 पॉइंट तो मैनेजमेंट मतलब उसके साइंस के थे, तीनों में से एक पॉइंट को हमने कंपेयर किया। तो पहले पॉइंट के हिसाब से मैनेजमेंट भी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, दूसरे पॉइंट के हिसाब से
मैनेजमेंट भी जो है इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। बट जो इसका तीसरा पॉइंट था, ये वाला यूनिवर्सल वैलिडिटी वाला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड नहीं है। ओके ओके, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड अ साइंस आर देयरफॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा है इसको अभी हम पढ़ लेते हैं। यू मस्ट हैव अंडरस्टूड that management has features of both art and science. The practice of management is an art. However, managers can work better if their practice is based on the principles of management. These principles constitute the science. Therefore, ये जो management as an art है and as a science, they are not mutually exclusive but complementary to each other. Okay? All right. Third thing is management as a profession. Management as a art पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। किसी भी प्रोफेशन के फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, पहले आर्ट के पढ़ लिए, फिर साइंस के पढ़ लिए, अब हम प्रोफेशन के पढ़ रहे हैं। फिर चेक करेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है कि नहीं है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। देखो, हर एक प्रोफेशन की एक अपनी एक डिफाइंड बॉडी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं सीए प्रोफेशन की बात करूं तो इसकी बॉडी का नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, भाई आप जो है कोई एग्जाम क्लियर करो या कोई क्वालिफिकेशन लो तभी आप उसके मेंबर बन सकते हो, बिना उसके आप उसके मेंबर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ ICAI का। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे वो सभी ICAI के मेंबर मिलेंगे, वो उससे एसोसिएटेड हैं प्रोफेशनल तरीके से। जस्ट फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल है, लॉयर जितने भी होंगे सब बार काउंसिल से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, एक पूरी कम्युनिटी है ये। नेक्स्ट इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। भाई आपके ऊपर ना कोड ऑफ कंडक्ट की आपको सिखाए जाते हैं कि आपको ढंग से काम करना है और अच्छी नीयत के साथ काम करना है। वो कोड ऑफ कंडक्ट एक तरह से आपको गाइड करते हैं कि आपको कोई गलत कदम नहीं उठाना है और ढंग से काम करना है। अगर आपने कुछ गलत किया तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सर्विस मोटिव, देखो हमारा मेन मोटिव होता है, चाहे CA है, चाहे लॉयर है, चाहे डॉक्टर है, उसका मेन मोटिव है अपने क्लाइंट्स को सर्व करना। मैनेजमेंट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन। हाउएवर, कुछ फीचर्स है मैनेजमेंट में बट एग्जैक्टली कहो एग्जैक्टली सेम नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। देखो यहां लिखा है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोफेशन में। मैनेजमेंट की भी इट इज बेस्ड ऑन अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट की भी है। ठीक है, और ये नॉलेज आप अलग अलग कॉलेजेस से ले सकते हो, जैसे कि IIM से ले लो आप, IIT से भी लोग MBA करते हैं। तो एक तरह से सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है बट अलग अलग कॉलेजेस से आप उसे ले सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ऊपर वाले से बिल्कुल अलग है। ये देखो क्रॉस लगाया हुआ है मैंने, मतलब प्रोफेशन में तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, डिग्री है तभी जा सकते हो आप प्रोफेशन के अंदर। मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है। कैसे? भाई मेरी फैक्ट्री है, मैं मालिक हूँ फैक्ट्री का, और सपोज मेरा बेटा है और वो नालायक एकदम पढ़ाई में बिल्कुल नहीं पढ़ता, अब मैंने उसको मैनेजर बना दिया, तो ऐसे तो नहीं ना कि डिग्री है तो ही मैनेजर बनेगा वो। भाई आपको प्रोफेशन में CA की डिग्री होगी तभी मेंबर बनोगे उसके, बट मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है डिग्री चाहिए। मतलब अगर मेरी खुद की घर की फैक्ट्री है तो मैं उसको मैनेजर बना सकता हूँ ना, चाहे वो 12वीं फेल हो, मैं उसे बना सकता हूँ। तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मैनेजर बनाने के ऊपर। कई बार एक्सपीरियंस से भी लोग मैनेजर बन जाते हैं, जो 10 साल से काम कर रहे हैं तो मैनेजर बन जाते हैं लोग। ठीक है, चाहे घर की कंपनी ना भी हो बट आप किसी दूसरी कंपनी में बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हो तो प्रमोशन मिलते आप मैनेजर लेवल पे आ जाते हो। तीसरा पॉइंट इसका क्या था, यहां पर था आपका प्रोफेशनल एसोसिएशन। ठीक है, अब यहां लगा हुआ है क्रॉस, इसको देख लेते हैं। देखो बहुत सारी एसोसिएशन हैं, जैसे AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट
association. No compulsion for the managers to be members of that. मैनेजर्स को कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको AIMA या और ऐसी कोई भी एसोसिएशन का मेंबर बनना है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर ये डिफर कर गया प्रोफेशन वाले पार्ट से, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये क्रॉस लगाया था। चौथा पॉइंट कहता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। और पांचवा कहता है सर्विस मोटिव। देखो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट वाली बात तो यहाँ पे नहीं लिखी, बिकॉज यहाँ केवल 4 पॉइंट्स हैं। सर्विस मोटिव वाले पॉइंट को देख लेते हैं। प्रोफेशन में आपका मेन पर्पज है कि आपको सर्व करना है अपने क्लाइंट्स को। यहाँ पर आपका मोटिव कुछ भी हो सकता है। अगर कोई बिजनेस एंटरप्राइज है तो उसका मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, भाई मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमम रखना है। अगर कोई हॉस्पिटल है तो उसका मोटिव हो सकता है कि मुझे पेशेंट्स को सर्व करना है, बहुत अच्छे से अच्छे, कम से कम पैसों में। चैरिटेबल है तो मुझे कम से कम पैसों में लोगों को इलाज करना है, वो उसका मोटिव हो सकता है। तो मोटिव एक तरह से आपका कुछ भी हो सकता है इस केस में। ओके, ऑलराइट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखो मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है, किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, अब कौन किसकी बात मानेगा, कौन किसकी बात नहीं मानेगा, कौन किसे ऑर्डर दे सकता है, कौन किसे ऑर्डर नहीं दे सकता, ये चीजें तय होनी बहुत जरूरी है। किसके पास कितनी अथॉरिटी है और किसके पास क्या जिम्मेवारी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक ये नहीं पता चलेगा आप काम करवा ही नहीं सकते। हर इंसान कहेगा मैं ही मालिक हूं, भैया मेरी बात मानी जानी चाहिए और मैं जो कहूंगा वही होगा। तो अगर हर कोई ऐसे बोलेगा तो काम नहीं होगा। तो इसलिए लेवल बनाया जाता है कि ये सबसे ऊपर है, फिर इसके नीचे ये 2 लोग हैं, फिर इनके नीचे ये लोग हैं, फिर इनके नीचे ये लोग हैं। तो ऐसे करके सारा काम होता है, ठीक है। तो एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप होता है जो बाइंड करता है इंडिविजुअल्स को एज सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, एंड इट गिव्स राइज टू द लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स बनाता है ये। सबसे पहला हो गया टॉप मैनेजमेंट। इसमें क्या आते हैं, सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, सीनियर मोस्ट लोग, जैसे कि चेयरमैन, CEO, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, CFO। ओके, जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी जी हो गए। अगर मैं अडानी की बात करूं तो गौतम अडानी। तो ये लोग होते हैं जो कि आपको एक तरह से टॉप लेवल पे होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाते हैं। स्ट्रैटेजी जैसे कि भाई सपोज रिलायंस कंपनी ने ये तय किया था कुछ टाइम पहले, 1-2 साल हो गए, कि हम अपनी कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं रखेंगे, 0 डेट कंपनी बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने कि हम अपना सारा लोन पे ऑफ करेंगे। अब रिलायंस ने सपोज स्ट्रैटेजी बनाई कि मुझे जियो के थ्रू इंटरनेट को 5G लॉन्च करना है और भारत के घर घर में लेके जाना है। ये स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने। काम करेंगे सारे नीचे वाले लोग, ठीक है। इनका जो काम है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है। अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो सारा उसका क्रेडिट इनको जाएगा। अगर कंपनी में लॉसेज हो रहे हैं, कंपनी बुरा कर रही है, तो उसका सारा भी जो बोझ है वो इनके ऊपर ही आके पड़ेगा, ठीक है। तो इनको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ते हैं, कि इनके डिसीजन भी ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही हाई लेवल इन्वेस्टमेंट लगती है। कई 100 या कई 1000 करोड़ रुपए लग जाते हैं इनके फैसले के ऊपर। तो ये बहुत सोच समझ के इन्हें काम करना होता है। नेक्स्ट इज मिडिल मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट से तो नीचे होते हैं एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। दे आर यूजुअली नोन एज द डिवीजन हेड्स। ओके, देखो टॉप मैनेजमेंट सबसे ऊपर, फिर मिडिल, फिर ऑपरेशनल। इन्हें हम लोग बोलते हैं डिवीजन हेड्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर। भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, HR, ठीक है। तो इन सभी डिपार्टमेंट से सपोज जो मैनेजर्स हो गए, ये आपके मिडिल लेवल में आएंगे। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इनका मेन काम क्या होता है, प्लान्स बनाना। भाई जो प्लान्स टॉप मैनेजमेंट ने बनाए हैं, टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बना के दे दिया, भैया इस साल में या 6 महीने में मुझे जियो को टॉप पे लेके जाना है। अब वो प्लान कैसे फॉर्मुलेट करना है वो इनका काम है, बेस्ट तरीके से कैसे फॉर्मुलेट करना है इनका काम है। उसके लिए क्या होता है, वो जो टॉप मैनेजमेंट की पॉलिसीज है उसे समझते हैं, इंश्योर करते हैं कि डिपार्टमेंट में सपोज 100 लोग हायर करने हैं, तो ये देखेंगे 100 लोग कौन से हायर करने हैं, उन सबको उनके काम देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, आपस में कोऑपरेट करेंगे ताकि मिलजुल के काम अच्छे से हो,
ठीक है, ये सारा काम इन लोगों का है। सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये लोअर लेवल होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बना दिया उसके हिसाब से ये लोग काम करते हैं, और इनको जो है अपने ऊपर वाले लेवल यानी मिडिल लेवल वालों की बात सुन के सारा काम करना पड़ता है। ऑल राइट, आगे चलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये कौन से थे? POSDC। प्लानिंग, प्लानिंग से आपको ये पता लगता है व्हाट इज टू बी डन एंड हु इज टू डू इट, क्या करना है और ये काम कौन करेगा, ये प्लानिंग से पता चलेगा। ठीक है, प्लानिंग कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम्स होंगी नहीं, आपने सब कुछ प्लान कर लिया तो प्रॉब्लम्स तो फिर भी आएंगी, बट प्लानिंग से पता मतलब ये आइडिया लग जाता है कि हाँ यार हम ये काम करने जा रहे हैं तो कल को ये दिक्कतें आ सकती हैं जिनका हम पहले से इलाज ढूंढ के रखेंगे। प्लानिंग से ये पता लगता है कि कल को हम ये काम करने जा रहे हैं तो हमें ये दिक्कतें आ सकती हैं, तो क्यों ना हम इसका तोड़ पहले ही ढूंढ के रख लें। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, सबको काम बांट दिया आपने, भैया तूने ये काम करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है, तू इसको रिपोर्ट करेगा, तू उसको रिपोर्ट करेगा, ये सब चीजें। असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग द अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, और आपने रिसोर्सेज बांट दिए, भाई ये रॉ मटेरियल है, ये पकड़ रॉ मटेरियल और ये माल ऐसे बन जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके। स्टाफिंग, स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस लेवल का बंदा है और जॉब ये वाली पकड़ा दिया आपने उसको, तो राइट पीपल चाहिए राइट जॉब के लिए। इस लेवल की जॉब है तो इस लेवल का बंदा भी चाहिए हमको। ओके, स्टाफिंग को आप ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन भी बोल सकते हो। डायरेक्टिंग का मतलब होता है एक तरह से इंप्लॉयज को लीड करना, उन्हें इन्फ्लुएंस करना, उन्हें मोटिवेट करना। एज ए लीडर काम करना, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, उन्हें मोटिवेट भी करना है आपको। ठीक है, और डायरेक्टिंग ऑल्सो इन्वॉल्व्स कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली एज वेल एज सुपरवाइजिंग द वर्क डन बाय द एम्प्लॉयज। भाई एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं, भाई एम्प्लॉयज को सब काम जो है एम्प्लॉयज को आपने बता दिया था पहले, अब जाके वो काम देखना भी तो है कि ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे। देखना, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उन्हें समझाना, उन्हें लीड करना, उन्हें मोटिवेट करना। अगर वो सुस्त हो गए हैं तो उनके अंदर चुस्ती लेके आना, ये सब काम डायरेक्टिंग का है। कंट्रोलिंग मीन्स सबसे पहले तो ये देखना स्टैंडर्ड्स क्या हैं आपके, भैया मेरे स्टैंडर्ड्स ये हैं कि मुझे इस लेवल का माल बनना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, आज की डेट में माल कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है या ऐसा बन रहा है। स्टैंडर्ड्स देख लिए, भाई ऐसा होना चाहिए, हो कैसा रहा है वो देख लिया। थर्ड इज उनको कंपेयर करना, और अगर कोई गैप है, सपोज मुझे इस क्वालिटी का माल चाहिए और बन रहा है ऐसा, तो ये जो गैप है इस गैप को फिल करना ताकि माल और अच्छा बने। पहला तो स्टैंडर्ड्स मेजर करना, स्टैंडर्ड्स पता लग गए, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखना, फिर उस गैप को फिल करना और आपको कंपेयर करना है। ठीक है, थर्ड इज आपने कंपेयर किया, गैप आ गए। फोर्थ पॉइंट में टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अगर कहीं डिविएशन है, कहीं गैप है तो करेक्टिव एक्शन लो ताकि वो गैप फिल हो जाए। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हम एसेंस ऑफ द मैनेजमेंट भी बोलते हैं। आपसे ऐसे घुमा के भी सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। तो फिर आपको कोऑर्डिनेशन एक्सप्लेन करना होगा। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी फोर्स है जो सबको बाइंड करके रखती है, मतलब सबको एक साथ जोड़ के रखती है कोऑर्डिनेशन, ताकि मिलजुल के काम अच्छे से हो जाए। कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसिडर्ड अ सेपरेट फंक्शन, इट इज हाउएवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये भी आपको मतलब पेपर में एसेंस में भी पूछ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन वाला काम प्लानिंग स्टेज पे शुरू हो जाता है और वहीं से आपको चीजें देखनी पड़ती हैं कि सबको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है कि जो हम प्लान कर रहे हैं उस हिसाब से स्टाफिंग हो रही है, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग हो रही है। सपोज मैंने प्लान किया है कि मैं एक बहुत ही सीनियर बंदा लेके आऊंगा मैनेजमेंट में, तो उसकी प्लानिंग डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए स्टाफिंग वालों से, ताकि स्टाफिंग वाले भी एक बहुत सीनियर बंदा हायर करके कंपनी में लेकर आए। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, पूरे ग्रुप के जो एफर्ट्स होते हैं उन्हें सबको इकट्ठा करके ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स की तरफ लेके जाती है। इट इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कि सब लोगों के काम में एकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये प्लानिंग स्टेज में शुरू हो जाता है और कंट्रोलिंग तक चलता है बराबर। ऑल परवेसिव, ये हर लेवल पे होता है मैनेजमेंट में।
ऐसे नहीं कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ नीचे हो गया, बीच में होगा या ऊपर होगा, टॉप मिडिल लोअर तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन करनी पड़ती है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क हो जाएगा, मतलब एक काम ये भी कर रहे हैं, फिर ये भी कर रहे हैं, फिर ये भी कर रहे हैं, एक काम बार बार होना मतलब ओवरलैपिंग होना। और अगर कोऑर्डिनेशन ढंग से कर रहे हो तो ओवरलैपिंग कभी नहीं होगी। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, हर एक लेवल पे मैनेजर्स जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन हो। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज ए डेलिबरेट फंक्शन, मतलब वो खुद से करना पड़ता है। डेलिबरेट मतलब अपने आप से करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगी कोऑर्डिनेशन, खुद चल के करनी पड़ेगी, आपको खुद प्लान करना पड़ेगा कि हाँ कोऑर्डिनेशन करनी है तब होगी, खुद से नहीं होती। ठीक है, आपको ये एफर्ट्स लेने पड़ते हैं करने के लिए। सो कोऑर्डिनेशन देयरफॉर इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपसे ये पूछते हैं पेपर में तो आपने सीधा सीधा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर देने कोऑर्डिनेशन के। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसके अंदर क्या है, देखो सबसे पहले तो ग्रोथ इन साइज, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो और ज्यादा लोग काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उस समय पर सबके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना, कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कोऑर्डिनेशन बहुत काम की चीज है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस हैं वो डिवाइड किए जाते हैं डिपार्टमेंट में, डिविजन्स में, और इन सभी के आपस में, इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सबकी अपनी अलग पॉलिसीज होती हैं, अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो काम ढंग से नहीं होगा। स्पेशलाइजेशन, देखो स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे ओनली आर क्वालिफाइड टू इवैल्यूएट, जज एंड डिसाइड अकॉर्डिंग टू द प्रोफेशनल क्राइटेरिया। किसी भी फील्ड का जो स्पेशलिस्ट है वो ये सोचता है कि भैया मैं अपने हिसाब से काम करूंगा और मेरे से ज़्यादा किसको पता है इस बारे में। तो वो ऐसे केसेस में वो कहीं बाहर एडवाइस नहीं लेते, सजेशन नहीं लेते, तो इससे क्या होता है कई बार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। भैया कोई प्रोडक्शन का स्पेशलिस्ट है, कोई मार्केटिंग का है, कोई सेल्स का स्पेशलिस्ट है, तो वो सोचता है यार मेरे से ज़्यादा किसको पता है। तो ऐसे केस में जब बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं और उनमें थोड़ा घमंड या ईगो प्रॉब्लम होती है तो कोऑर्डिनेशन पे अलग से ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना सब अपनी ईगो में ही बैठे रहेंगे और रिजल्ट नहीं आ पाएगा। कोऑर्डिनेशन के बिना कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आ पाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सो विद दिस वी फिनिश दिस चैप्टर। आई होप आपको सब चीज़ें बहुत क्लियर होंगी। कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी हमने अभी पढ़ा है, जैसे कीवर्ड्स मार्क करके, अंडरलाइन करके, ये पूरा PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।